Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें यूनिट है 3rd अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण शोध। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर बाजारीकरण क्रियाओं को संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण शोध व्यापारिक क्रियाओं की वह कार्यक्षमता है जो जी और एस यानी गुड्स और सर्विस, माल और सेवा के प्रवाह को उपभोक्ताओं अथवा एक देश से अधिक देशों के उपभोक्ताओं हेतु निर्देशित करती है। अब राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण। बनाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण, राष्ट्रीय बाजारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ना। तो देखिए, बहुत से देश, मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रही हूँ, बहुत से देश सम्मिलित होते हैं और इसलिए बहुत सी भाषाएं, संस्कृतियाँ और उपसंस्कृतियाँ तथा मुद्राएं इत्यादि होती है। राष्ट्रीय बाजारीकरण में एक देश और इसलिए लगभग एक ही प्रकार की संस्कृति तथा मुद्रा, एक ही मुद्रा होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न आवश्यकताओं के कारण बाजार अधिक विस्तृत और फैले हुए होते हैं, अर्थात अंतर वाले बाजारीकरण साधन को अपनाया जाता है। राष्ट्रीय बाजारीकरण में अधिक साधारण आवश्यकताओं के कारण एक ही प्रकार के बाजारीकरण साधन को अपनाया जाता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में मौद्रिक और कानून पहलू होते हैं। राष्ट्रीय सीमा मतलब जो राष्ट्रीय सीमा के लिए कानून ही मतलब एक ही कानून और मौद्रिक वातावरण सरकार की दखलअंदाजी बहुत कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय में सरकार की दखलअंदाजी बहुत ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय में यातायात लागत निर्णायक मूल्य भूमिका अदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोखिम और अनिश्चितताओं से भरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण प्रत्येक देश के अलग अलग रीति रिवाज और नियम होने के कारण धन की अदायगी हेतु अधिक समय और अधिक व्यय करता है। मजदूर और पूंजी का आना जाना कम होता है। मध्यस्थतों की कड़ी लंबी होती है। अब राष्ट्रीय की बात करें तो देखिए, इसमें दखलअंदाजी बहुत कम होती है। यातायात लागतें बहुत कम भूमिका अदा करती है, क्योंकि उत्पादों का उत्पादन और उपभोग सीमाओं के भीतर किया जाता है। छोटे वित्तीय वायदों के कारण घरेलू व्यापार कम जोखिम भरा होता है। कोई भी सीमा पाबंदी न होने के कारण धन की अदायगी और माल का आना जाना तीव्रता से होता है। मजदूर और पूंजी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मध्यस्थतों की कड़ियाँ छोटी होती है। तो ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय बाजारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में अंतर। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में सम्मिलित होने वाले स्तर। पहला देखिए, जो कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करती है या पाना चाहती है ना, जो कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश पाना चाहती है, उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि वे अपने आप को किस सीमा तक सम्मिलित करेगी। कुछ कंपनियां एक सीमित सीमा तक अपने लाभ को सम्मिलित करना चाहती है और कुछ अन्य पूर्णतः। साधारण तौर पर एक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण के 4 स्तरों से सहमत होता है। पहला है कोई भी नहीं। दूसरा है आवश्यक तौर पर। तीसरा है नियमित। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए, पहले स्तर की बात करें, कोई भी नहीं।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में कोई तीव्र सम्मिलितता नहीं, अवांछनीय विदेशी आदेश पूरे किए जाते हैं। दूसरा है आवश्यक तौर पर। तो असाधारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण, अस्थायी उत्पादन शेष माल का विदेशों में बाजारीकरण किया जा सकता है। जैसे जैसे घरेलू मांग बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाएं कम कर दी जाती है। लेवल तीसरा नियमित। तो नियमित अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण निरंतर तौर पर माल को विदेशों में भेजे जाने के कारण स्थायी उत्पादन क्षमता लगा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाएं और विदेशी क्रियाएं पेचीदा रूप से में प्रारंभ होती हैं। लेवल 4 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाएं में पूर्णतः वचनबद्धता होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाओं में पूर्णतः अपने आप को सम्मिलित किया जाता है। दुनिया को उत्पाद के लिए एक बाजार के रूप में देखा जाता है। उत्पादन समस्त संसार के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। अब देखिए, संस्था सम्मिलित होने के प्रथम स्तर पर कोई पक्का वायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण हेतु नहीं करते। बिक्री केवल विदेशी कंपनी को दी जाती है। दूसरे स्तर पर सम्मिलित होने के अंतर्गत कंपनियां उत्पादन अथवा मांग में उतार चढ़ाव के कारण फालतू माल को विदेशी बाजारों में बेच सकती है। फिर भी फर्म की क्रियाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है। तीसरे स्तर पर कंपनी का सम्मिलित होना फर्म के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण रणनीतियों को तैयार करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाओं में चौथे स्तर पर फर्म अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण हेतु पूर्णतः वचनबद्धता हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण की विधियाँ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण एक पेचीदा क्षेत्र है क्योंकि इसमें बहुत सी क्रियाएं सम्मिलित हो सकती हैं। इस शब्द का प्रयोग विदेशी व्यापार के रूप में किया जाता है जिसमें घरेलू उत्पादन और उत्पादों का निर्यात राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर करना सम्मिलित किया जाता है। जब ह्यूलेट पैकार्ड ने सबसे पहले विदेशों में बिक्री प्रारंभ की तो इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण विदेशी व्यापार तक सीमित था, परंतु ह्यूलेट पैकार्ड सहित बहुत सी कंपनियों ने पाया कि बिक्री और लाभ में विदेश में क्रियाएं करके सुधार लाया जा सकता है और जहां माल बेचा जाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण के इस तरीकों को विदेशी बाजारीकरण के नाम से जाना जाता है। जो फर्म विदेशी बाजारीकरण में कार्य कर रही है वे अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता पूर्ण रूप से निभाती है। इसके प्रगटावे हेतु उसका संगठनात्मक ढांचा आमतौर पर फैलता है। एक कंपनी जो एक विदेशी देश में बाजार हेतु निर्णय लेती है आमतौर पर अन्य विभिन्न देशों में भी फैल जाती है। इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रियाओं को अधिकतम कार्यकुशलता हेतु संगठित किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों में की जाने वाली बाजारीकरण क्रियाओं को संगठित करना बहुराष्ट्रीय बाजारीकरण कहा जाता है। एक ओर जो कंपनियां विदेशी व्यापार और विदेशी बाजारीकरण करती है और दूसरी ओर जो बहुराष्ट्रीय बाजारीकरण में संलिप्त है, इन दोनों के अंतर पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां न केवल व्यापार करती है बल्कि विभिन्न देशों में कई प्रकार की क्रियाएं भी करती है और अपना अधिकतम लाभ इन क्रियाओं से प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त संसार में कहीं भी उपलब्ध पूरकों के आधार पर वे निर्णय भी लेते हैं। उदाहरण के लिए वे अपनी नकदी को सबसे मजबूत मुद्रा में परिवर्तित करती है और वे कल पूर्जे वहाँ बनाती है जहाँ लागत सबसे कम हो। अतः फोर्ड कंपनी अपनी कार के हिस्से अमेरिका में एकत्रित करती है परंतु इंजन जर्मन में, बिजली विधियाँ कनाडा में और हस्तांतरणीकरण इंग्लैंड में उत्पन्न करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आजकल अत्यधिक ध्यान प्राप्त कर रही है परंतु यह दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी क्रिया का तरीका अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में केवल एक ही प्रकार का है। अब देखिए, प्रवेश की जो मूलभूत विधियां हैं वह है सबसे पहला निर्यात करना, दूसरा है लाइसेंसिंग प्रदान करना,
तीसरा संयुक्त साहस। चौथा है उत्पादन करना। पांचवा है प्रबंध अनुबंध। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं निर्यात करना। विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के लिए इस विधि का साधारण तौर पर प्रयोग किया जाता है। इस विधि का भारत में साधारण तौर पर प्रयोग किया जाता है और इस विधि में अपने देश में माल और सेवाओं का उत्पादन करके विदेशी बाजार में बेचा जाता है। इस विधि को साधारण तौर पर उन देशों द्वारा अपनाया जाता है जो विदेशी बाजार में प्रवेश करते हैं। दूसरे, इस विधि को साधारण तौर पर उन देशों द्वारा अपनाया जाता है जो पहली बार विदेशी बाजार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इससे सम्मिलित होने वाले जोखिम कम हो जाते हैं। लाइसेंसिंग प्रदान करना। जब कंपनी अपने पेटेंट और ट्रेडमार्क अधिकारों को संरक्षित करना चाहती है तो वह दूसरी कंपनी को एक निश्चित रॉयल्टी के बदले विदेशी बाजार में अपने उत्पाद के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। ऐसा तब किया जाता है जब या तो बाजार बहुत तेज़ी से विकास कर रहा हो अथवा जब निर्यात रुकावटें उत्पन्न कर दी गई हो। उदाहरण के लिए पार्ले प्यो के उत्पादन हेतु मध्य पूर्व देशों में लाइसेंसिंग प्रदान किए गए हैं। संयुक्त साहस। जब एक कंपनी के पास विश्लेषण हेतु क्षमता नहीं होती और एक विशेष बाजार को चला नहीं सकती तो वह एक संयुक्त साहस में प्रवेश करती है। दुनिया के बाजार में बढ़ते हुए संयुक्त साहस देखे जा सकते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला, जब कंपनी के पास विदेशी बाजार को चलाने हेतु योग्य व्यक्ति नहीं होते अथवा इसके पास पूंजी की कमी होती है। दूसरा, जब एक कंपनी महसूस करती है कि संयुक्त साहस में प्रवेश करना उसके आपसी लाभ में होगा क्योंकि विशिष्ट साधन दूसरे साझेदार के पास है। जब व्यापार हेतु की जाने वाली समस्त क्रियाएं विदेशी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होती। नेक्स्ट है उत्पादन करना। जब कंपनी अपने जीवन चक्र के साथ चलती यह उसे देखिए, उत्पादन करना में जब कंपनी अपने जीवन चक्र के साथ चलती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय आधार उत्थानित करती है। यह उसे विदेशी बाजार में नियोजित करने और उसे विदेशी बाजार में विनियोजित करने और उसे बाजार के भीतर अपना उत्पादन और बाजारीकरण विधियां उत्थानित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मूलभूत कारण विदेशी बाजारीकरण में अतिरिक्त लागतों को कम करना होता है। संसार के बाजारों में प्रतियोगी बनने की कोशिश में बहुत सी फर्म इस प्रकार की विधि को अपना रही। इस प्रकार के प्रवेश की विधि को अपनाने वाले नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान लीवर कंपनी उदाहरण के रूप में है। प्रबंधक अनुबंध। एक देश के पास आवश्यक प्रबंधकों अथवा यंत्रीकरण सुयोग्य व्यक्तियों की कमी हो सकती है और इसलिए इस अवस्था में नहीं हो सकती कि सहायता के रूप में प्राप्त आयातित संपत्तियों अथवा सार्वजनिक कंपनी द्वारा रखी गई संपत्तियों का पूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा सके। ऐसी अवस्था में एक कंपनी ऐसे देश की सरकार कंपनी के साथ प्रबंध अनुबंध हस्ताक्षरित कर सकती है जो संपत्तियों का प्रबंध उस समय तक करे जब तक संपत्तियों के प्रबंध हेतु आवश्यक स्रोत प्राप्त नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व देशों में तेल शोध कारखानों, फैक्ट्री, केमिकल्स प्लांट्स को बनाए रखने के लिए विदेशी कंपनियां और ईस्ट इंडिया होटल्स, ओबरॉय ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में होटलों के प्रबंध के लिए प्रबंधकीय अनुबंध देते हैं। उत्पाद के दृष्टिकोण से प्रवेश के मूलभूत तरीकों पर वरन टैरप्स्ट्रा ने एक विशिष्टीकरण दिया है। इस विशिष्टीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले ए और बी दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए में है आपका प्रोडक्शन इन होम मार्केट, बी फॉरेन प्रोडक्शन। अब इसमें इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट,
इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो इनडायरेक्ट में आपका है ट्रेडिंग कंपनी, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी, पिक बैक एक्स्ट्रा। डायरेक्ट में है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, या ओवरसीज मार्केटिंग सब्सिडी। अब फॉरेन प्रोडक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग, असेंबली, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर, 100% ऑनरशिप, ओके। तो यह सब जो है विदेशी बाजार में प्रवेश करने की विधियां हैं। इसकी प्रकृति को जान लेते हैं। सबसे पहले वातावरण विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय बाजार योजना बनाने की रणनीति, ढांचा, क्रियात्मक योजना, बाजारीकरण प्रोग्राम का नियंत्रण। प्रकृति है वो है पहला, प्रत्येक राष्ट्रीय बाजार की विचित्र विशेषताएं क्या होगी, कौन सी विशेषताएं प्रत्येक बाजार की अन्य राष्ट्रीय बाजार के साथ एकरूपता रखती है। क्या हम योजना बनाने के उद्देश्य से अथवा और क्रिया करने हेतु राष्ट्रीय बाजारों को इकट्ठा कर सकते हैं। बाजारीकरण निर्णय में किसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। लक्ष्य बाजारों हेतु हमारे मुख्य मान्यताएं क्या है, क्या वे उचित है। हमारे उत्पाद द्वारा लक्ष्य बाजारों में कौन सी आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती है। लक्ष्य बाजार में हमारे उत्पादों को कौन से ग्राहक लाभ प्रदान किए जाते हैं। वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत हमारे उत्पाद का प्रयोग लक्ष्य बाजारों में किया जाता है। लक्ष्य बाजार में हमारे उत्पाद को खरीदने की योग्यता कितनी बड़ी है। लक्ष्य बाजार में वर्तमान और भावी प्रतियोगिता से संबंधित हमारी मुख्य शक्तियाँ और कमजोरियाँ कौन सी। क्या हमें लक्ष्य बाजारों के लिए विस्तृत विनियोजन, मूल्य विज्ञापन और उत्पादों के लिए उत्थानित प्रोग्राम अपनाने चाहिए। लक्ष्य बाजारों में भुगतान संतुलन, मुद्रा अवस्था कैसी है, क्या हम वहाँ लाभ कमा पाएंगे। क्या राजनीतिक वातावरण स्वीकार्यता है। प्रदान किए गए स्थानापन्न और संभावना, जोखिम और कंपनी की योग्यता के आकलन के अनुसार हमारे उद्देश्य क्या होंगे। प्रदान की गई हमारी दक्षता और स्रोतों के आधार पर सकारात्मक रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे संगठन का ढांचा कैसा होगा। प्रदान किए गए उद्देश्यों, ढांचों और वातावरण, बाजार का जो वातावरण है कि हमारे आंकलन से के आधार पर हम बाजारीकरण क्रियात्मक योजनाओं को प्रभावी ढंग से किस प्रकार लागू करते हैं। कौन से उत्पाद किन बाजारों में, कौन से संदेश वाहन द्वारा, कितने दामों पर, किन कड़ियों द्वारा बेचे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है योजना कार्यक्षमता को हम किस प्रकार नियंत्रित करते हैं और उसे मापते हैं। कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजारीकरण उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो है प्रकृति है जो हम विश्लेषण योजना बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण में, है ना। तो उसकी जो प्रकृति है, नियंत्रण की प्रकृति,
किस प्रकार हम संबंधित बाजारीकरण कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, थैंक यू।